अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक उसर के साथ युसर है, यानी मेहनत के बाद क्या है, युसर है। इन्न मअल उसरि युसरा, और उसर के बाद क्या है, युसर है। आप देखें जो ईरान ने अभी अटैक किया है तो उन्होंने मेहनत की है ना, यानी इतना सा मुल्क है और पूरी दुनिया के 1 अरब के करीब मुसलमान हैं और ख़ामोश हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तो नहीं कहा कि ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है, ये हर एक के लिए है। जो बंदा भी मेहनत करेगा, आप सीए में मेहनत करेंगे, क्वालिफ़ाई कर लेंगे। तो ग्राउंड रियलिटी को अल्लाह ताला ने छोड़ने के लिए नहीं कहा। अगर इस वक्त मुसलमान जो है, मुस्लिम उम्मा जो है, ये अगर कंफर्ट जोन में बैठी हुई है और आराम कर रही है, आराम पसंद ज़िंदगी इसने अडॉप्ट कर ली है, कोई भी हो, वो घर हो कि एक इंसान हो या एक मुल्क हो, जब इस काम के ऊपर लग जाएंगे उनके लिए फिर अगर वो युसर को अडॉप्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद उनको उसर ही मिल रही है। तो आज मेहनत करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर युसर। तो हमें अकेले हो, एक फैमिली हो, एक घर हो, हमें क्या करना होता है, उसमें मेहनत करनी होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन आपकी दुकान, ज़मीन, राइट, उससे जो इनकम आ रही है, उससे जो गेन नहीं, गेन क्या होता है, उसको सेल करना, उससे जो इनकम आ रही है उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके लिए ये मैंने आपके सामने जो फ़ाइल ओपन की है, ये कंटेंट की फ़ाइल है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर सैलरी की समरी थी, जितने भी चैप्टर हैं तकरीबन सब की मैंने समरी बना के आपके साथ शेयर की हुई है ताकि आप इसको तैयार कर सकें। इसमें आप देखें इनकम में है चार्जेबल रेंट लेस डिडक्शंस। चार्जेबल रेंट में हमने कहा था रेंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, इसके ऊपर हमने बात की थी। ये क्या है, टोटली टैक्सेबल है। सिक्योरिटी, गिरवी, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की अनएडजस्टेबल अमाउंट, उसका 1/10 टैक्सेबल है फॉर 10 ईयर्स। 450 डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या बयाना जिसको आप कहते हैं, वो भी क्या है, टोटली बयाने का लेना नहीं, फोरफीड करना। ये बात आपने जहन में रखनी है। इफ़ जस्ट यू हैव टेकन द बयाना, यू डिडंट फॉरफिट दैट, तो इट डजेंट मीन ये दिस इज़ योर इनकम। अभी आपने बिल्डिंग बेचनी है और आपने एक एडवांस लिया हुआ है और उसको आपने फोरफिट नहीं किया, तो उसको हम जो है वो उसको इनकम नहीं कहेंगे। ये बात जहन में रखनी है। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड चार्जेबल रेंट। इसमें से आप माइनस करते हैं रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग या प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, दिस इज़ 1/5 ऑफ द चार्जेबल रेंट। प्रॉफिट ऑन डेट, राइट, इंटरेस्ट शेयर टू HBFC, ग्राउंड रेंट ऑन लोन, यानी अगर आपने कोई कर्ज लिया हुआ है उसके ऊपर आप प्रॉफिट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को शेयर कह लें या ग्राउंड रेंट कह लें, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये लोन नहीं आना चाहिए, बस ग्राउंड रेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये भी एक्सपेंसेस अलाउ हैं। लीगल चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी आपको एक्सपेंस अलाउ है। अदर कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मैक्सिमम 4% ऑफ द रेंट, चार्जेबल रेंट मीन एक्चुअल और 4% विच एवर इज हायर। तो दिस इज़ व्हाट योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर इसमें हमने टेनेंट के स्विच करने की बात की थी कि आपको जो अमाउंट करंट टेनेंट से मिले उसमें से आपने लेस करना है अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड, अमाउंट ऑलरेडी टैक्स। जब भी आपके पास आएगी अमाउंट अनएडजस्टेबल तो आप देखेंगे क्या ये पहला टेनेंट है, यस, तो फिर आप उसका 1/10 लेके चलेंगे। इसका ताल्लुक जो है, इसका जो लिंक है वो 1 मिलियन के साथ नहीं है, 1/10 आपने लेना ही लेना है, ओके, फॉर 10 ईयर्स। बट इफ़ यू ऑब्जर्व दैट द प्रीवियस टेनेंट हैज़ ऑल्सो पेड समथिंग,
विच हैड बिन गिवन बैक टू हिम। तो फिर उसका आप देखेंगे कि कितने सालों तक रहा। उसका मैंने फार्मूला आपके लिए लिखा है कि प्रीवियस टेनेंट की जो अमाउंट होगी उसको 10 पे डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ टैक्स ईयर से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 10 से करेंगे। यानी या तो आप डायरेक्टली इसी को 110 पे करेंगे अगर प्रीवियसली को टेनेंट नहीं था, और अगर है तो फिर इसको जो है वो पहले उसकी अमाउंट को माइनस करने के बाद 1/10 उसका लेंगे। If the tenant comes and leaves the property in the same year, no treatment. No new tenant, old tenant left the property, no treatment. ये मैंने इसी का अनएडजस्टेबल अमाउंट का आपको बता दिया हुआ है। यहाँ तक हमने कल तक ये कर लिया हुआ था। अब चलते हैं अपनी दोबारा चैप्टर के ऊपर। ओके, ये देखिएगा यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ चार्जेबल रेंट क्या है। रेंट ऑफ द बिल्डिंग, 450 डिपॉजिट, एंड इसको आप बेशक ना लें क्योंकि आई कैप ने भी इसको डिस्कस नहीं किया हुआ साइनिंग अमाउंट को। एक्चुअली ये रेंट का ही हिस्सा होती है साइनिंग अमाउंट जो है। अगर इसको मैं हाईलाइट ना करूं तो साइनिंग अमाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेंट। ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा टेनेंट मेरे पास आके मुझे कहता है कि भी मैं आपसे ये शॉप लेना चाहता हूँ, वो शॉप दैट हैज़ ऑलरेडी बिन रेंटेड आउट। तो मैं उससे कहता हूँ यार मैंने तो ऑलरेडी रेंट आउट की हुई है। वो कहता है कि अगर आप ये शॉप मुझे दे देंगे तो मैं आपको 500,000 जो है वो दूंगा। मैं कहता हूँ दिस इज़ रेंट, कहता नो। दिस इज़ एडवांस, नो। दिस इज़ सिक्योरिटी, वो कहता है जी नो। मैं कहता हूँ ये क्या है? कहता है ये मैं सिर्फ इसलिए कि ये दुकान शॉप मुझे खाली करवा दें आप। तो मैं उससे खाली करवा के उसको दे देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ये मेरा रेंट ही गिना जाएगा। उसका दूसरा उर्फ़ आम में नाम क्या है? साइनिंग अमाउंट। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ज़रा इसको हम करते हैं। ये देखें, इसके अंदर है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्जेबल रेंट फॉर द ईयर। यहाँ फोकस कीजिएगा, क्या आपसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है? चार्जेबल रेंट, यानी आप एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करेंगे। फॉर द टैक्स ईयर 20x5। 20x5 से क्या मुराद है? स्टार्टिंग फ्रॉम जून जुलाई x4 टू 30 जून x5। Mr. A rented his house on 1st September x4 to Mr. K। कब स्टार्ट हो रहा है? सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड सो ऑन 10 मंथ उसने के को दिया एट अ मंथली रेंट ऑफ 200,000 एंड रिसीव्ड अ डिपॉजिट ऑफ 500,000। उससे 5 लाख रुपए उसे डिपॉजिट। इस डिपॉजिट की नेचर का पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। हम खुद से इसको कर भी सकते हैं अज्यूम कि ये हमारा क्या है, अनएडजस्टेबल अमाउंट है, लेकिन किस चीज़ में है हमें फ़िलहाल इसका पता नहीं है। प्रीवियस टेनेंट वाज मिस्टर जी एट द रेट ऑफ 180,000 पर मंथ हु वेकेटेड द हाउस ऑन 31st ऑफ जुलाई। आप देखें जो हमारा ईयर है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई x4 एंड एंडिंग ऑन जून x5। तो यहाँ पर जो था वो कौन था? मिस्टर जी था जुलाई में, सितंबर में, और इसके बाद आ गया मिस्टर के। ये दो लोग आ गए। ये जो अगस्त है ये वेकेंट चला गया। इस महीने में ये प्रॉपर्टी वेकेंट थी। एंड द डिपॉजिट ऑफ 300,000 वाज रिफंडेड टू मिस्टर जी। मुझे 5 लाख रुपए मिला और मिस्टर जी को मैंने 3 लाख रुपया वापस कर दिया। हु वाज रिसीव्ड ऑन 1st अगस्त x1। कब लिया? 1st अगस्त x1 के अंदर। तो टैक्स ईयर कौन सा हुआ? नहीं, टैक्स ईयर बेटा x2 हुआ है ना। x2, x3, x4, x5 तो अब है ना। अब तो
तो ये 3 साल, पिछले 3 टैक्स ईयर में मिस्टर जी थे और इसमें आ गया मिस्टर के। ओके, अच्छा, अब इसका हम पहले, सबसे पहले तो इसका हम रेंट कैलकुलेट करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो रेंट आ गया, रेंट कितना आया जी मिस्टर जी से? 180,000 इंटू 1, और मिस्टर के से 200,000 इंटू 10। तो दिस इज 180,000 एंड दिस इज 2 मिलियन। ओके, अब इसमें हमारे पास जो है वो अनएडजस्टेबल अमाउंट भी है, डिपॉजिट भी पड़ा हुआ है, उसको लेंगे। अनएडजस्टेबल अमाउंट। अब देखें हमें एक्चुअली अमाउंट कितनी मिली है? 500,000। अगर ये प्रीवियस मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो मैं डायरेक्ट इसको 10 पे डिवाइड करके यहाँ 50,000 लिख देता, लेकिन अब ये अमाउंट सारी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक टेनेंट था, इससे पहले भी मेरा एक टेनेंट मौजूद था, इसलिए मुझे यहाँ से पहले क्या करना है, उस अमाउंट को लेस करना है, लेस ऑलरेडी टैक्स्ड। और वो कितनी थी? 300,000 डिवाइडेड बाय 10, 30,000 था। हाउ मेनी ईयर्स ही वाज? 3 ईयर्स इनटू 90,000। तो लॉ सेज दैट आउट ऑफ 500,000 90,000 हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्ट। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट कहता है सर ये तो के की है और ये तो जी की है। हमें ये नहीं देखना होता, हमें ये देखना होता है बस कि के है या जी है। मैं अनएडजस्टेबल अमाउंट में आज से 5 साल 10 साल पहले कोई टैक्स दे चुका हूँ, यस, उसको माइनस कर दें तो मेरी बाकी बैलेंस क्या बचा? 410। दिस इज नॉट टैक्सेबल इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स विच इज 41,000 and 221,000. This is called chargeable बट मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अगर एग्जामिनर आपसे ये कहता कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें तो क्या आप यहीं तक रुकते या आगे भी चलते? ये उसने मांगा आपसे चार्जेबल रेंट। इफ ही सेज प्लीज कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट, तो फिर आप क्या करते? एक्सपेंसेस माइनस करते। क्या यहां कोई एक्सपेंस गिवन है? एक एक्सपेंस लेना था हमने, यस, वो हमने रिपेयर लाजमी लेना था। इफ नो एक्सपेंस इज मैंशनड तो हम यहां से क्या करते? फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर हम यहां से करते लेस रिपेयर 1/5 ऑफ 221,000, ये हम माइनस कर देते। क्यों? प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी वजह से, ये इसकी वजह से ये एक्सपेंस हमें माइनस है कर देते। यू गॉट द पॉइंट? तो रिक्वायरमेंट क्या थी? चार्जेबल रेंट। दैट इज वाई आई डू नॉट मूव फॉरवर्ड। मैंने यहीं स्टॉप किया, मैं आगे नहीं गया उस पर। जी, यहां पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। इस ओके? अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 A2 है हमारी। मिस्टर अनाथ परसाना रेंटेड हिज हाउस ऑन फर्स्ट। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्जेबल रेंट फॉर द टैक्स ईयर X5। X5 के लिए अब हम ज़रा इसको, मैं एक्सेल पे करूं थोड़ा सा काम।
अच्छा जी, ये ज़रा एग्जांपल को मैं इधर कर लूँ। ये आपको सही नज़र आ रहा है? ये देखिए कैमरा में, ये रीडेबल है, रीड हो रहा है या कम छोटा फाउंट है? ये कम है, सही पढ़ा जा रहा है। अच्छा जी, कहते जी मिस्टर अनाथ परसाना रेंटेड हिज हाउस ऑन 1st October X4 to Miss Cuckoo at a monthly rent of 400,000 and receive a deposit of 1.2 million. Previous tenant was Mr. Zanate Pirana at 360 per month who vacated the house on 3rd and deposit of 8 was refunded to Mr. Pirana that was received on 1st June X4. During the month of August, Mr. Persana signed a sale agreement of his house with Mr. Zardana and received a token deposit of 300,000 against agreed sale value of 120 million. However, Mr. Zardana could not fulfill his commitment to purchase the house and deposit of 3 was forfeited. Calculate the amount of chargeable rent. नीचे आंसर गिवन है। चलें इसको ज़रा करते हैं। तो पहले देखिएगा, पहला हमारा टेनेंट कौन सा था? मिस्टर परसाना, नंबर 1। कब आया ये? 1 अक्टूबर को। कितने माह के लिए? ये ओनर है, सॉरी, ये है टेनेंट हमारा मिस कुकू, और उनको कितना रेंट था हमारा? 400,000, राइट, एंड रिसीव डिपॉजिट ऑफ 1.2 मिलियन, राइट। ये हमें उनसे ये वाली अमाउंट मिल गई। इससे पिछला जो टेनेंट था, प्रीवियस टेनेंट वाज मिस्टर जनाते जनाटा या जनाते परीना, ये हमारे पिछले टेनेंट थे। उनका रेंट था जी 400,000, 360, ये पर मंथ था। ओके, इसको मैं ग्रीन कर दूँ। एंड डिपॉजिट ऑफ 800,000, तो हमारा यहाँ पर इन नए टेनेंट से कितना मिला? 12 लाख, और प्रीवियस से क्या था? 8 लाख। हु वाज रिसीव्ड इन एक्स 1 जुलाई X1, टैक्स ईयर कौन सा हुआ? 1 जून X1, तो टैक्स ईयर कौन सा हुआ? टैक्स ईयर कौन सा हुआ? X1, शाबाश। टैक्स ईयर कौन सा हुआ? X1। तो X1, X2, X3 और X4, जिस साल वो चला गया उस साल कुछ भी अमाउंट आपने टैक्स नहीं करनी। ओके, उसके साथ तीसरी एक अमाउंट इसमें आ रही है। तो दो अमाउंट्स हमारी इस क्वेश्चन में आ गई, रेंट भी आ गया और एडवांस भी आ गया, और साथ ही इसके फोरफिटेड डिपॉजिट भी आ गया 30 लाख का, ये हमारी अमाउंट भी इसमें आ गई। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें क्या हैं? मौजूद हैं। ज़रा इसको हम करते हैं क्वेश्चन को, ये अमाउंट ज़रा याद रखिएगा। एग्जाम्पल A2, ठीक है। रेंट किससे है जी? मिस्टर परसाना से नहीं, मिस कुकू से। 360 कुकू से 400,000 है, इंटू 9 मंथ, इंटू 9, ठीक हो गया। और पहले कौन था? जनाता जीपी, उससे 360 था, 360 हो गया। अब इसमें क्या आ गया? अनएडजस्टेबल अमाउंट। आप ना साथ लिखा करें। तो करंटली आपने कितने पैसे लिए हुए हैं? करंटली आपने कितने पैसे लिए हैं? 12 मिलियन, लेस ऑलरेडी टैक्सड, लेस ऑलरेडी टैक्सड, हाउ मच? 800,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4।
तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी आ गई? नहीं बेटा, हम X5 में है ना, X1, X2, X3 और X4। X5 है ना, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं X5 की। जो मिस्टर जीपी था, जो प्रीवियस टेनेंट था, वो X1 में आया था, वो जून को आया था, जून में आया है ना, इस साल चला गया ना, X5 में चला गया वो, तो इस साल का तो नहीं लेंगे। X1 में था हमारे पास, X2 में भी था, X3 में भी था, X4 में भी था, अब हमारे X5 में नहीं है वो। ओके, तो इसका 1/10 लेंगे। और इसके बाद क्या था? एड फोरफिटेड डिपॉजिट, इट वाज 300,000, 3 million सॉरी। इसको क्या बोलेंगे? चार्जेबल रेंट। अगर मैं आपसे कहूं टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे आप? लेस रिपेयर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं मेरा बेटा लिखना, आपकी मेहरबानी। ये लफ्ज़ जो आपने यूज़ किया ना, मेंटेनेंस, ये नहीं लिखना, सिर्फ रिपेयर। दिस इज़ नॉट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 1/5 ऑफ 7048,000। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या होती? ये फिर you got the difference, this is called taxable income। तीन अमाउंट है इसमें, रेंट है, अनएडजस्टेबल अमाउंट है, और फोरफिटेड डिपॉजिट है। ये आंसर दिखेगा, ठीक है, ये 70 ठीक है। अच्छा, कल मैं ऑनलाइन आपके साथ लिंक शेयर करूँगा और मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, इसका चैप्टर 5B, क्योंकि अब हमने संडे को भी यूटिलाइज़ करना है। अब जो प्रैक्टिस सेशन है इसका, वो हम नेक्स्ट डे में करेंगे। कौन सा? चैप्टर 4, 2, 3, 4 कर नहीं लिया हमने? 4 नहीं किया, क्यों? टैक्स ऑन टैक्स वाली बात कर रहे हैं उसका बेटा, मैंने लिंक शेयर किया था आपके साथ। कैलकुलेशन का एक कैलकुलेशन है जिसका मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। मैंने कहा एक कैलकुलेशन उस चैप्टर के अंदर मौजूद है, आपने किया था वो टैक्स ऑन टैक्स का? हाँ जी, आपने कर लिया हुआ है। टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, किया नहीं किया आपने? बेटा वो मैंने लिंक भी शेयर किया था, मैं दोबारा कर दूंगा। कर लिया हुआ है, तो फिर और क्या पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उसमें एक ही कैलकुलेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देख लीजिएगा। मुझे ड्राई दिया आपने, कहा मैंने किया ही नहीं।
जी नोटेड। चलें जी आगे चलते हैं। ये तो जी हमारा अभी को ओनरशिप को करते हैं। अच्छा, को ओनरशिप में क्या है? एक यहाँ पर है कि अगर प्रॉपर्टी को ओन्ड हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है। प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ सिर्फ लैंड और बिल्डिंग नहीं है, पहले ज़हन में रखिएगा। यहाँ सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, शेयर्स भी हो सकते हैं, गाड़ी भी हो सकती है, कारोबार के अलावा, बिजनेस के अलावा। तो उस सूरत में क्या होगा कि सबसे पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाएगी और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे अभी हमने किया, फॉर एग्जांपल कि इसी घर के 4 ओनर होते, तो मैं आपसे पूछता कि हर एक की इनकम बताएं, तो आप क्या करते कि इस अमाउंट को 4 पे डिवाइड कर देते। बस ये कॉन्सेप्ट है, राइट। इफ़ अ प्रॉपर्टी इज को ओन्ड, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी को ओन्ड हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। यू नॉर्मली कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड यू डिवाइड दैट टैक्सेबल इनकम अमंग द पार्टनर्स। आप उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और हर पार्टनर अपना उसके ऊपर हिस्सा देगा। ओके। बिजनेस अगर को ओन्ड हो तो इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, उसको को ओनरशिप नहीं कहते। ये बात ज़हन में रखनी है। अगर एक कारोबार है उसमें 3 पार्टनर हैं तो इसको को ओनरशिप नहीं कहते। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले इस बिज़नेस की जो टैक्सेबल इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर हर पार्टनर उस पर टैक्स देगा, बल्कि एओपी जो है वो खुद टैक्स देती है। दोबारा फ़र्क सुन लीजिएगा, प्रॉपर्टी अगर हो बिज़नेस के अलावा तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देती बल्कि उसके पार्टनर्स टैक्स देते हैं। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्डिंग है, उससे रेंट आ रहा है, उसके 3 पार्टनर हैं, 3 उसके ओनर हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा बल्कि वो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है एज़ पर लॉ वो उनमें डिवाइड की जाएगी। ओके। ये शेयर्स हों, क्लियर, ये आपकी लैंड और बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, ये सब डिवाइड होंगी। लेकिन अगर ये फर्म है, पूरी फर्म बनी हुई है, तो फर्म खुद टैक्स देती है, राइट। एक बिल्डिंग है, उसमें कारोबार चल रहा है, राइट, 3 पार्टनर्स हैं, उसकी टैक्सेबल इनकम है फॉर एग्जांपल 1.2 मिलियन। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम बताएं, आप कहें सर नहीं ये तो बिजनेस है, यहाँ पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम नहीं देखी जाती, बल्कि ये 1.2 मिलियन के ऊपर फर्म टैक्स देगी, कारोबार खुद टैक्स देगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये एक बिल्डिंग है, इससे रेंट आ रहा है आपको 1.2 मिलियन एंड देयर आर 3 पार्टनर्स, तो आप कहेंगे सर हर पार्टनर का 300,000 जो है वो शेयर होगा, वो अपनी अपनी इनकम में 3 लाख रुपया ऐड करेंगे, दैट्स इट। ओके, समझ आ रही है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि ये सिर्फ 300,000 है तो 600,000 तक तो वैसे ही 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, तो ये सारी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये 400,000, 3 पार्टनर है तो 4-4 लाख रुपया सबके हिस्से में आएगा। लेकिन अगर ये कारोबार होता तो 12 लाख टैक्सेबल होता। ओके। बस एक चीज़ अभी आगे फिर इसको पढ़ेंगे जाके, खालिद साहब ने इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि चैप्टर 9A में जाके इसको पढ़िएगा। बस अभी आपने ये रखना है कि बिज़नेस के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी अगर को ओन्ड होगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा बल्कि उसकी इनकम डिवाइड कर दी जाएगी, दैट्स इट। प्रॉपर्टी डू नॉट पे द टैक्स, वेयर एज फर्म पे द टैक्स, फर्म पेज द टैक्स, प्रॉपर्टी डज नॉट पे द टैक्स वेयर एज फर्म पेज द टैक्स। कारोबार टैक्स देता है, प्रॉपर्टी खुद टैक्स नहीं देती। आगे आएंगे जाके, ये वो ना स्टेप बाय स्टेप आएगा। अच्छा, ये डिडक्शंस आ गई। रिपेयर मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा प्लीज़। यहाँ भी बिल्डिंग को आपने हाईलाइट करना है, इसको भी हाईलाइट करना है आपने, बिल्डिंग, दोनों जगहों पर बिल्डिंग है। और इसी तरह जो अनएडजस्टेबल अमाउंट है वहाँ पर भी आपने जो ये था डिपॉजिट इन केस ऑफ, नॉट इन केस ऑफ लैंड, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें हमारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है।
प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस में एक्सेप्ट इनकम टैक्स, ग्राउंड रेंट भी इसमें शामिल है। इंटरेस्ट और मार्कअप ऑन लोन लाइज फॉर द प्रॉपर्टी, मॉर्गेज चार्जेस, गिरवी के ऊपर जो चार्जेस पड़ते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। शेयर ऑफ रेंटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू द HBFC और अ शेड्यूल बैंक। ये भी एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। बैंक्स ये कहते हैं आपसे, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन आपसे ये कहता है कि यार मैं आपसे सूद नहीं लेना चाहता। कहते जी फिर, वो कहते तुम प्रॉपर्टी बनाओ, मेरे से कर्जा लो, प्रॉपर्टी बनाओ, जो रेंट आएगा हम दोनों शेयर कर लेंगे। तो लॉ कहता है ये भी तुम्हारा एक्सपेंस है, ये भी क्या तुम्हारा एक्सपेंस है ये। ओके। अ लीगल चार्ज इज टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये इसको हाईलाइट करें, टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर इसके अलावा कोई लीगल चार्जेस हैं तो वो इधर आएंगे, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इधर डालेंगे आप। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, आपने किराएदार से एग्रीमेंट लिखा है ना, ये इसी तरह बंद कर दीजिएगा। आपने अपने किराएदार के साथ एक रेंट एग्रीमेंट लिखा है ना आपने, तो क्या करेंगे, उसके जो चार्जेस हैं वो लीगल चार्जेस नहीं कहलाएंगे, बल्कि कहाँ जाएंगे, अदर्स में जाएंगे। लेकिन इसका रूल क्या है, मैक्सिमम 4% ऑफ दी चार्जेबल रेंट जो है। ये बस वही नोट लिखा हुआ है। एक इसमें था अनपेड रेंट, ये बात ज़रा जहन में रखिएगा, ये एग्जाम में थ्योरेटिकली भी पूछा जा चुका हुआ है। मैंने टैक्स वालों को कहा कि मेरा एक ऐसा रेंट था जो बैड हो चुका हुआ है, इसके आगे किताब में लिख लें बैड डेट्स। ये क्या हुए आपके, बैड डेट्स हो गए हैं। और इसको याद भी करना है, थ्योरेटिकली भी इसको याद करना है। अनपेड रेंट, डिपार्टमेंट कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारे बैड डेट्स हो चुके हुए हैं, हो सकता है वो दे दें। आप कहते हैं जी मैं पिछले साल मैंने अपनी इनकम के अंदर 3 लाख रुपया ऐड किया था, वो मिस्टर जहूर से लेना था, वो नहीं दे रहा मुझे। तो लॉ कहता है मैं कैसे, इसके लिए कुछ लॉ ने कंडीशंस रख दी हैं कि ये कंडीशंस अगर तुम्हारी पूरी होंगी तो हम इसको तुम्हारे अच्छा, इसके लिए वर्ड बैड डेट्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, अनपेड रेंट, अनपेड रेंट है। असल में ये बैड डेट्स ही हैं जो बैड हो चुके हुए हैं, जिसको कहते हैं ना मारे गए पैसे, ये वो वाले पैसे जो आपने लेने थे। उसके लिए लॉ ने कुछ कंडीशंस बता दी। उसने कहा द टेनेंसी वाज बोनाफाइडी। टेनेंसी क्या होती है, किरायानामा। ये नेचुरल था, बोनाफाइडी था, नॉर्मल था, नेक नीति पे रखा गया था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, यानी इस मकसद के साथ नहीं था कि हमने टैक्स चोरी करना है। नंबर 2, द डिफॉल्टिंग टेनेंट, जिस टेनेंट से आपने पैसे लेने थे, हैज़ वेकेटेड द प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी को खाली कर चुका हुआ है। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और हम उसके खिलाफ एक्शन ले चुके हुए हैं टू कंपेल टू वेकेट द प्रॉपर्टी, ताकि वो प्रॉपर्टी खाली करे। वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं, लीगल एक्शन, यही होगा ना। आपने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी कोर्ट में कि जनाब इसे कहें कि मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दे। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, और इसके पास आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं है, इस पे भी ये भी खाली कर चुका है, या आपने स्टेप्स ले लिए और इसके कब्जे में कोई और प्रॉपर्टी भी। लीगल प्रोसीडिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड टू रिकवर द अनपेड रेंट, और आप इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले चुके हुए हैं। और देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, या आपको लगता है कि लीगल प्रोसीडिंग करने का कोई फ़ायदा, आजकल तो अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान में वैसे ही ऐसे लगता है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करेंगे तो उसके कोई हालात, दुआ करें अल्लाह ताला हमारी अदालतों को ठीक करे, काफ़ी बुरे हालात जो है ना उसके चल रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है,
टेनेंसी वॉज बोनाफाइडी। नंबर 2, द टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप हैव बीन टेकन अगेंस्ट हिम। द टेनेंट हैज नॉट ऑक्युपाइड एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड, लीगल एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड। और पांचवा क्या है, अनपेड रेंट वॉज प्रीवियसली चार्जेबल टू टैक्स। वो जो अनपेड रेंट है वो आपने इस साल या किसी साल अपनी इनकम में शो किया हुआ है। ये 5 कंडीशंस हैं। दोबारा बोलेगा, द टेनेंसी वाज, वो किराएदार आपकी बिल्डिंग को खाली कर चुका है, कोई और भी बिल्डिंग उसके हाथ में नहीं है, लीगल एक्शन आप ले चुके हुए हैं, और वो जो रेंट है वो टैक्सेबल था। ओके। अच्छा, ये सेम चीज़, अच्छा ये जाके आगे फिर बैड डेट्स में भी ये चीज़ें रिपीट होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लें। जब हम बिजनेस इनकम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा बैड डेट्स। आपने सेल की और आपके पैसे नहीं मिल रहे, अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा। इफ़ अनपेड रेंट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड देन सेम शैल बी टैक्सेबल। आपने आज एक्सपेंस ले लिया, 2-3 साल के बाद उस बंदे को ख्याल आया कि यार ये मैंने जुल्म किया है, तो उसने आपको पैसे वापस कर दिए, तो उस साल फिर दोबारा आप उसको इनकम में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये सेम कॉन्सेप्ट आपका बिजनेस में भी आएगा, ये वाला, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। सवाल ये है, मैंने एक वकील, एक लॉयर हायर किया और उसकी फ़ी मैंने अभी पे करनी थी, फॉर एग्जांपल 150,000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। साल कंप्लीट हो गया, मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं की। आपके ख्याल में क्या ये मेरा इस साल का एक्सपेंस है या नहीं है? क्यों है? पे नहीं किया क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेसिस पे टैक्स नहीं होती, कैश बेसिस पे नहीं होती, बल्कि किस पे होती है? एक्रूवल बेसिस पे होती है। अंडरस्टैंड? किस पे होती है? इसलिए ये एक्सपेंस है, लॉ हमें इजाज़त देता है। वो सिर्फ ये पूछेगा, यू हैव अ प्रूफ? यस। वेयर इज़ द इनवाइस फ्रॉम द लॉयर? ये मेरी इनवाइस है जी 150,000 की, ये इजाज़त है, आप माइनस कर लें अपनी इनकम में से। लेकिन लॉ ये कहता है कि अब तुमने 3 साल तक इसकी पेमेंट करनी है, जैसे सेल्स टैक्स में था कि आपने उसकी 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। यहाँ पर भी वही रूल है कि आपने उसकी पेमेंट कब तक करनी है? अगले 3 साल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ X25, हमारा ये टैक्स X25 है, तो कब तक इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए? 26, 27 और 28, इस साल को निकालते हैं। इसके बाद 3 साल, 26, 27 और 20। अगर 29 के अंदर भी आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा कि साहब वो जो आपने एक्सपेंस किया था अभी तक पेमेंट कर दी है, आप कहते हैं नहीं अभी तक ये मेरे क्रेडिटर्स में शो हो रहा है, तो वो उसकी रिवर्सल डाल देगा कि अगर तुमने पैसे देने का तुम्हारा कोई मूड है ही नहीं, ये बैड हो चुके हैं उस बेचारे के, ये क्या हो चुके हैं? बैड हो चुके हैं, तो वो उस साल आपकी इनकम में ऐड कर देगा। यू गॉट द पॉइंट कि नहीं? ओके, ये चीज़ है। ये सेम आपने बिजनेस के लिए भी याद रखना है, इधर भी याद रखना है, ठीक है? और अगर उसके बाद पे कर दिया, आप कहते हैं सर अगर उसके बाद पे कर दिया दोबारा अलाउ हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है जी। को ओनरशिप, ये आ गया जी अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मैं इसकी तरतीब ज़रा सेट कर दूं। जी जी, को ओनरशिप क्लियर हो गया। अच्छा, एक्सपेंसेस भी आपको क्लियर हो गए। अब है अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से ये मुराद है कि ऊपर जो हमने एक्सपेंसेस पढ़े हैं
अगर वो आपके एक्सपेंसेस आपकी इस प्रॉपर्टी में भी यूज़ हो रहे हैं और कहीं और भी यूज़ हो रहे हैं तो क्या करेंगे? क्या हमें सारा एक्सपेंस यहाँ पर माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक बड़ा कॉमन इशू है जो एग्जामिनर रेज करता है अपने एग्ज़ाम के अंदर। फॉर एग्जांपल कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, पहले कहता है जी कॉमन एक्सपेंसेस शैल बी अपोर्शन्ड इफ द बिल्डिंग और लैंड इज। पहली बात ये कि कॉमन एक्सपेंसेस कहते किसको हैं? कौन कौन से एक्सपेंसेस अभी हमने पढ़े हैं? रिपेयर, उसकी तो वो तो हमारा नॉमिनल है ना, इंश्योरेंस हो सकती है, और ग्राउंड रेंट हो सकता है, लोन हो सकता है, रेंट आप जो दे रहे हैं HBFC को, हाँ जी, लीगल चार्जेस आप दे सकते हैं, आप टैक्सेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस आप पे कर सकते हैं। अनपेड रेंट नहीं होगा। वो फिजिकली जो आप पैसे दे रहे हैं वो उनकी बात हो रही है। कहता है नॉट अवेलेबल फॉर रेंट फॉर द होल ईयर सच एज लैंड और बिल्डिंग इज इन द ओनर्स यूज फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। आपका जो टैक्स ईयर है वो है स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई X4 एंड एंडिंग ऑन जून X5। आपने अपनी प्रॉपर्टी ही रेंट आउट की है अक्टूबर में, अक्टूबर X4 में। यहाँ आप पर्सनल थी, यहाँ आपने इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया। आपने अब इंश्योरेंस पे की है 100,000 की, तो लॉ कहता है कि ये इसका ये वाला जो 3 मंथ है ना, ये आपको मैं एक्सपेंस अलाउ नहीं करूँगा बिकॉज योर प्रॉपर्टी वाज रेंटेड फॉर 9 मंथ। तो आपका जो एक्सपेंस है 100,000 इंटू 9/12 ये मैं आपको अलाउ करूँगा। ओके। फिर कहता है जी नॉट अवेलेबल, कब अपॉर्चुनिटी करेंगे? द लैंड और बिल्डिंग वॉज नॉट अवेलेबल फॉर रेंट फॉर द होल ईयर such as land or building is in owner's use for a part of the year, building is used for 4 months etc. Partly rented out and part is used for other purposes। आप एक ही बिल्डिंग में हैं और आजकल जैसे लोग कर रहे हैं कि अपनी बिल्डिंग को वो उन्होंने यहाँ उनका ऑफिस है और ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने क्या कर दिया हुआ है। ऐसी आजकल बहुत सारी एग्जांपल है, जो कारोबार के हालात चल रहे हैं, लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन क्या किए हुए हैं। आप मार्केट्स के अंदर चले जाएं, दुकान मालिक की है, गोदाम किसी और का है, ऊपर किसी को रेंट आउट किया हुआ है। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में लॉ ये कहता है कि भाई देखा जाएगा कि ये कितने परसेंट है। लेट्स सपोज कि आपका गोडाउन जो है ये 40% बिल्डिंग का हिस्सा है और ये 60% है, ये एग्जामिनर आपको बता देगा। आपने इंश्योरेंस पे की है तो आप क्या करेंगे? उस इंश्योरेंस का 60% आपको एक्सपेंस मिलेगा, 60,000 सॉरी 40% आपने 40% किया होगा तो आपको 40% इसका मिल जाएगा और बाकी इसका जो 60% है ये आपकी बिजनेस इनकम एक्सपेंस चला जाएगा। आप कहते हैं सर अगर मैं यहाँ पर खुद रहता हूँ तो फिर आपको फिर भी 40% एक्सपेंस मिल जाएगा, ये दूसरी बात है। ठीक है। partly rented out and used for other purposes, expenditure is partly used for some other purposes। आपने लोन लिया है, बिल्डिंग आपकी टोटल आपने रेंट आउट की हुई है, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया 10 मिलियन का, आपने यहां लोन किया है 4 मिलियन का और 6 मिलियन का लोन आपने पर्सनल यूज में ले गए और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। तो आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 10 मिलियन पे जो आपने टोटल लोन लिया हुआ है। आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 40 लाख रुपया आपने बिल्डिंग पे लगा दिया और 60 लाख रुपए आपने पर्सनल यूज के लिए ले गए। हाँ, हमें एक्सपेंस अलाउ कितना होगा? वो हमें उतना जितना हमने लोन बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया है, 4 मिलियन का यहाँ इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? कब आप अपोर्शन करेंगे?
यानी देखें, अगर आप देखें ना यहाँ पर ये वाली चीज़, ये अगर आप इसको रीड करें तो आपको लगेगा कि ये कानून को बताने की ज़रूरत वैसे थी ही नहीं, ये बताने की उसको देयर वॉज नो नीड टू टेल। ये कॉमन सेंस है कि अभी मैंने लोन लिया हुआ है 10 मिलियन का, 4 मिलियन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं 4 मिलियन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपेंस भी तो 4 मिलियन पे मिलना चाहिए ना। और अगर मैंने आधी बिल्डिंग रेंट आउट की है, आधी मेरे खुद यूज़ में है, तो मैं इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस कितना होना चाहिए, जितने परसेंट मैंने बिल्डिंग रेंट आउट की है। मुझे टोटल बिल्डिंग का तो नहीं मिलना चाहिए। क्या ख्याल है? कॉमन है ना भाई। मेरे ऑफिस वाले मुझे पैसे देते हैं 10,000, कहते हैं कि यार ये आप खाना खा लें ऑफिस के दौरान। उसमें से मैं क्या करता हूँ, अपनी फैमिली भी ले जाता हूँ। खाने की मुझे इजाज़त थी, मैंने 3,000 रुपये का खाना खाना था, मैं अपनी फैमिली भी ले गया, मैंने 10,000 टका दिए, मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 3,000। यही है ना। तो जितना फेयर पोर्शन होगा आपको वो एक्सपेंस इसमें अलाउ हो जाएगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो इसमें? जी, इट्स ओके। जी, हाँ जी, जी। देखिए, इसमें जजमेंट है। इनका कहना यह है कि मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट थी और मुझे टेनेंट नहीं मिल रहा था, मैं पर्सनल यूज़ में लेके नहीं आया था, तो 3 मंथ प्रॉपर्टी मेरी वेकेंट रही, तो मुझे एक्सपेंस कितना मिलेगा? हमारी जजमेंट ये है कि पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वॉज अवेलेबल फॉर रेंट। वो अवेलेबल थी लेकिन टेनेंट ने उसको कहीं कर नहीं सका। तो जजमेंट है, लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जजमेंट ये है कि आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। नहीं। ओके, लें जी, हमने इसमें ये चीज़ें डिस्कस कर ली, को ओनरशिप को भी डिस्कस कर लिया, पोर्शनमेंट को भी डिस्कस कर लिया। अब है एग्रीकल्चरल इनकम। एक नया क्वेश्चन ये रेज हुआ, क्या कोई रेंटल इनकम हमारी एग्जेम्प्ट भी है? द आंसर इज यस। और वो कौन सी है? एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। letting out a property in Pakistan which is used for agricultural purposes, letting out a property which is used for agricultural purposes is included in the definition of agricultural income which is exempt. मैंने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या है इनकम? गेन की बात नहीं कर रहा। जब मैं कहूँगा ना गेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। उससे क्या मुराद है? सेल कर दी है, गेन की बात नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? इनकम, कि किस तरह की इनकम उससे आएगी जो जिस वो एग्जेम्प्ट है। कहता जी एग्रीकल्चरल इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम होती क्या है? एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। रेंट या रेवेन्यू मुझे किसी तरह का किसी इनकम से आ जाए जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो रही है। एग्रीकल्चरल पर्पस क्या होता है? ज़राअत करना, चावल उगाना। उससे अगर मुझे रेंट आ रहा है, उससे मुझे जो रेंट आ रहा है उस पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। एनी इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान, कहता अगर ये रेंट नहीं, इसके अलावा कोई इनकम है और वो ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद है, उससे मुझे क्या आ रहा है? सिचुएटेड इन पाकिस्तान, एनी इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर, परफॉर्मेंस और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोसेस। अच्छा, ये क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड?
आपने देखा गांव के अंदर वो बाज़ का तो उनको पैसे नहीं देते बल्कि गंदम दे देते हैं, चावल दे देते हैं, राइट। मेरी मेरी ज़मीन है, मैं एक शख्स है उसके पास जो है ना वो ट्रैक्टर है, मैं कहता हूँ यार मेरी फसल की जो है ना उसके ऊपर प्लोइंग करो, इसको प्लो करो, हल चलाओ, नरम करो इसको, तो मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा। उस ट्रैक्टर वाले के लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी, बेशक ये कैश में मिल जाए या इन काइंड मिल जाए। किस में मिल जाए? कैश में या इन काइंड मिल जाए। लॉ कहता है उस ट्रैक्टर के लिए भी, ट्रैक्टर वाले के लिए क्या होगी? देखें, फ़र्ज़ करें कि मेरी ज़मीन है, मेरे से मिस्टर बी ने ले ली इनकम, वो लैंड ले ली और उसने कहा जी मैं आपको हर साल 10 लाख रुपया इसका रेंट पे किया करूँगा, मेरी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। ओके। उस शख्स ने मिस्टर सी से कहा कि तुम मेरी ज़मीन के ऊपर हल चलाओ, मैं तुम्हें या तो पेमेंट करूंगा या तुम्हें मैं गंदम या चावल दे दूंगा। लॉ कहता है इसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, राइट। जो मालिक था उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, जिसने उसके ऊपर हल चलाया उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट। तो परफॉर्मेंस और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, इस हद तक कि वो प्रोडक्ट फिट हो जाए मार्केट तक पहुंचने के लिए। इसमें कौन कौन से लोग आ जाएंगे? पानी देने वाला, हल चलाने वाला, सुपरविजन करने वाला, उनको बीजों, वो जो पौधा है उसको वहाँ से काटने वाला, हार्वेस्टिंग करने वाला, उसकी छलाई करने वाला, उसको, यानी जितने लोग हैं, जब तक ये फसल मार्केट तक नहीं जाएगी, इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व होंगे सबकी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके। हाँ, जब मार्केट तक पहुंच गई तो यहां से आगे एग्जेम्प्ट नहीं होगी। अब यहां पर जो आड़ती है, जो कारोबारी है, जब वो बेचेगा वो बिजनेस कर रहा होगा। ओके। सेल ऑफ सच प्रोड्यूस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन एग्रीकल्चरल। जिस शख्स ने ये फसल बेची, देखें मैं कौन हूं? सबसे पहले रेंट लेने वाला ये मैं हूं। मैंने बिल्डिंग उसको दे दी, भाई तुम्हारी सरदर्दी है, तुम जमीन को संभालो, तुमने मुझे 1 मिलियन देना है, मुझे मिल गया, मेरी इनकम एग्जेम्प्ट। उसने आगे कुछ लोग रखे, पानी लगाने वाला, देखभाल करने वाला, फसल काटने वाला, बीज लगाने वाला। लॉ कहता है सबकी इनकम एग्जेम्प्ट। और उसने उन लोगों को पेमेंट की और अपनी फसल मार्केट में बेच दी। लॉ कहता है इसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट। समझ आ गई? क्लियर? नहीं, मेरा तो एक्सपेंस होगा ना। जिसको पैसे मिले, जिसने वो ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए रेंट पे दी, जिसने उसके ऊपर फसल उगाई, जिसने उस फसल उगाने के लिए उसकी हेल्प की, कल्टीवेशन की, हार्वेस्टिंग की, प्लोइंग की, वाटरिंग की, लेवलिंग की, इन सब की इनकम एग्जेम्प्ट। जब ये उसको फसल को मार्केट पहुंचाने वाले की इनकम भी एग्जेम्प्ट, मार्केट तक पहुंच गई, अब यहां से आगे टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, समझ आ रही? वो नॉर्मल बिजनेस है आपका। आप चावल बेचते हैं, आपकी सेल परचेज होगी, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, वही गेम चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाएंगे। आप गंदम बेचते हैं, गंदम एग्जेम्प्ट नहीं है, ये एक मेजर फर्क है। गंदम एग्जेम्प्ट नहीं है। जिसने गंदम उगाई, जिसने वीट को ग्रो किया, उस जो ग्रो करके बेचेगा उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। जिसकी जमीन पर यह गंदम उगाई गई है उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट। ओके, अब समझ आ रही है? राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट, सेल ऑफ राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट। वो सिर्फ उसके लिए होगा जिसने राइस खुद उगाए हैं, सिर्फ उसके लिए, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगी। कुछ दिमाग में चीज बैठ रही है कि नहीं? आपको कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले ये बताएं, क्या समझ आई है? मैं कहता हूं मैंने राइस बेचे हैं, आप बताएं कि मेरी इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? हाँ, ये सवाल बनता है कि मैं कौन हूं? मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने बाय करके आगे सेल किए हैं, ये टैक्सेबल है।
मैंने खुद ग्रो करके बेचे हैं, एग्जेम्प्ट है। मैंने टींडे बेचे हैं, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है। आपने यहां नहीं पूछा मेरे से सर आपने उगाए हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। बेटा हर किस्म की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टींडे, दालें, सब्जियां, शर्त एक ही है कि मैंने उसको ग्रो किया, मैंने उसको उगाया है या नहीं। हाँ नहीं बेटा, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैंने कहा पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट नहीं है। सब्जियां, फ्रूट, हर चीज टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट किसके लिए है? जो ग्रो कर रहा है, जिसकी ज़मीन पर ग्रो हो रहे हैं, जो उनको पानी दे रहा है, जो उनकी देखभाल कर रहा है, जो वहाँ ट्रैक्टर चला रहा है, जो वहाँ पर पेस्टिसाइड फेंक रहा है, इन सब की इनकम एग्जेम्प्ट है। जैसे ये मार्केट में आ गई, अब यहाँ से आगे एग्जेम्प्ट टैक्सेबल हो जाएगी। और कोई सवाल? मुझे लैंड से रेंट मिला है, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? हाँ हाँ, आप कहेंगे सर वो लैंड किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। मैं कहता हूँ जी मेरी उस लैंड के ऊपर वो फसलें उगा रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। शाबाश, क्लियर हुई बात? ओके। एक और सीन भी है, अगर मैंने फसल अपनी उगा के, चावल उगाए, राइस, और पुडिंग बना ली, उसकी पाउडर बना लिया फिरनी के लिए, अब नहीं बेचने के लिए, ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस नहीं है, ये टैक्सेबल होगा। ये क्या होगा? हाँ, इसकी कॉस्टिंग देखेंगे कैसे करनी है। ओके। फिर कहता है जी एनी इनकम फ्रॉम, हमने कहा ये तो लैंड की बात की जा रही थी ना, ये देखें ये लैंड है, ये क्या है? लैंड। अब आ गई बिल्डिंग, क्या किसी बिल्डिंग की भी इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है? उसने कहा यस, एनी इनकम फ्रॉम एनी बिल्डिंग owned and occupied by the receiver of rent or revenue of any land being used for agricultural purpose। अगर कोई बिल्डिंग भी अगर एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसका किराया, उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन सी बिल्डिंग यूज़ होती है? स्टोरेज हाउस, थ्रेशिंग होती है, स्टीम देते हैं चीज़ों को, सेव करते हैं, पेस्टिसाइड फेंकते हैं, पैकिंग करते हैं, होती है ना। लेकिन पैकिंग तो एग्रीकल्चरल प्रोसेस में नहीं आएगी। बाकी इससे पहले बस है ना, आपने फसल ले आए, आपने काट रहे हैं उसको, उसके जो है ना वो चावल अलग कर रहे हैं, थ्रेशर में आपने डाल दिया है, तो वो बिल्डिंग, उसकी इनकम भी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। एनी बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी लैंड विच इज बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। अगर किसी कल्टीवेटर ने और या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड किसी बंदे ने किसी बिल्डिंग को यूज़ किया किसके लिए? एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए, एज अ डिवेलिंग हाउस। डिवेलिंग हाउस कहते हैं चीज़ को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, और अ स्टोर हाउस, एंड इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। और वो क्या है कि इसके करीब मौजूद है। दोबारा सुन लीजिएगा, दीपालपुर में पोटैटोस ग्रो हो रहे हैं, कल्टीवेशन हो रही है, बिल्डिंग अगर वही है दीपालपुर के अंदर और वो लोगों की उसको स्टोर कर रहे हैं, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन इफ़ द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन लाहौर विच इज़ नॉट इमीडिएट विसिनिटी, उसके बिल्कुल करीब, ये टैक्सेबल होगी। ये क्या होगी? टैक्सेबल होगी। ओके, समझ आ गई? दोबारा देखिएगा, इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की? नंबर 1 टैक्सेबल इनकम, रेंट, चार्जेबल रेंट, एक्सपेंडिचर्स, अनपेड रेंट, रिपेयर, को ओनरशिप, अनएडजस्टेबल अमाउंट, राइट। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड, फ्रॉम बिल्डिंग, ये बातें हमने डिस्कस की हैं। आखिरी इसका पार्ट जो है वो है लॉस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो लॉस आएगा उसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से टैक्स एट ग्लैंस को लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
ले जी ये चैप्टर क्लोज हो गया। अच्छा ये नहीं आपने कहना मैं तेज पढ़ा रहा हूं, ये है ही छोटा चैप्टर, कॉन्सेप्ट तगड़े हैं लेकिन है छोटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर लॉस आ जाए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर आपको यहां नेगेटिव अमाउंट आ जाए, सैलरी के ऊपर तो नहीं जा सकती, लेकिन ये वैल्यू यहां इनसे नीचे आपकी बिजनेस में कैपिटल गेन और इसके गेन से एडजस्ट हो सकती है। इसको कहते हैं सेट ऑफ। क्या कहते हैं? सेट ऑफ हो सकती है। यहां लॉस है 100 का, यहां गेन है 30 का, यहां गेन है 200 का, यहां है 20 का, राइट। तो बाकी जो बैलेंस आएगा यहां आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ओके, यू गॉट द पॉइंट। लेकिन आप कहते हैं सर अगर यहां ये लॉस पूरा नहीं हो रहा तो यहां जीरो हो जाएगा। यहां लॉस है आपका 300 का, यहां टोटल मिला के 150 का गेन पड़ा हुआ तीनों जगहों पर, तो आप यहां नेगेटिव 150 नहीं लिखेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी का लॉस किसी साल एडजस्ट ना हो सके तो वो भस्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, वो आगे अगले सालों में उसका कोई बेनिफिट, इसकी वजह से आपको रिफंड भी नहीं मिलता। सैलरी क्यों नहीं मिल, सैलरी अगर है वो तो आएगी, सैलरी की अमाउंट तो हर सूरत में इधर आनी है, सैलरी के अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी में क्या है? लॉस कैन बी सेट ऑफ, लॉस कैन बी सेट ऑफ किस में? बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दिस इज ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी नहीं, अभी सिर्फ एक की बात करें, और असल में पता क्या, फिर वो इनके साथ प्रॉब्लम होगी। चीज़ें ये ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, कल बेटा इसको मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, ओके, और इसके जो पेपर्स हैं ख़ासकर वो हम करेंगे, ठीक है ना।